Very good morning to all my dear cadets. I would like to start my video with a very famous quotation. The woods are lonely, dark and deep, but I have the promises to keep and miles to go before I sleep, before I sleep, before I sleep. So gentlemen, today we are assembled for a very important and very simple round of the psychology test that is known as SDT. So before that, let me introduce you what is psychology test and what is the importance of SDT in the complete process of psych test. So let me introduce you first what is psychology test. Psychology test or battery of psych actually test you in 4 different category of test. So what are these categories? तो एक बात कर लेते हैं, साइक टेस्ट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, उसमें 4 अलग अलग टेस्ट हैं और 4 टेस्ट में आज हम SDT कैसे लिखें, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट कैसे लिखें, इसके बारे में बात करेंगे. मैं कुछ ऐसे अप्रोच की जानकारी दूंगा आपको जिसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. इसमें आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात को भी जानते होंगे इसमें कि क्या ऐसे लिखने से हमारा ये जो क्वालिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये दूसरी जगह पर भी रिटेन रह पाएगी कि नहीं. ये एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपके साइक टेस्ट में SDT, जिसको एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कहा जाता है. कन्फर्मेटरी क्यों? क्योंकि आपके साइक टेस्ट में TAT, WAT, SRT, NSDT, तो इन सभी टेस्ट का जो मॉड्यूल है आपका, आपने जो भी टेस्ट को लिखा है पहले, इन सारे टेस्ट में आपके जो आंसर्स हैं, जो भी आपने क्वालिटीज़ कंपोनेंट डिस्क्राइब किए हैं अलग अलग फेजेस में, इनका एक तरह से कन्फर्मेशन है SDT, यानी कि सेल्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं आप इसमें कि वेदर द क्वालिटी दैट यू हैव एक्चुअली अप्रूवल इन द डिफरेंट टेस्ट, whether these are present in you or not, even you are going to recognize it or not. Let me clear you one thing. So let's take one example. So मान लेते हैं कि TAT यानी कि स्टोरी राइटिंग टेस्ट है जिसमें कि हमें स्टोरीज लिखनी होती है, 11 स्टोरीज और 12th ब्लैंक पिक्चर स्टोरी लिखनी है. आपने जो है मान लेते हैं कि इसमें 3-4 स्टोरीज में अपने एक कॉम्पोनेंट को डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है इंटेलिजेंस कॉम्पोनेंट, या मान लेते हैं आपका कोऑपरेशन जो कॉम्पोनेंट है उनको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है और 3-4 स्टोरीज में अच्छे से लिखी है. तो आपके साइकोलॉजिस्ट के पास एक व्यू जाता है कि द इंडिविजुअल इज़ अ कोऑपरेटिव पर्सन और ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा करके कुछ इंप्रेशन आपने साइकोलॉजिस्ट को दिया है. तो आपने जो TAT में इंप्रेशन दिया है, क्या इस बात को आप खुद ही अप्रूव करेंगे बाद में SDT के टेस्ट में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, कि मैंने जो क्वालिटी इंटेलिजेंस और जो आपका कोऑपरेशन है ये आपके अंदर खुद भी आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? क्या सिर्फ आपने टेस्ट के लिए आंसर्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, क्या इसका अप्रूवल आप भी दे रहे हैं? यानी कि आपका अप्रूवल जब मिल रहा है इसमें, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के कुछ अलग पैरामीटर्स हैं जिसको साइकोलॉजी टेस्ट में 5 डिफरेंट डोमेन्स में जानते हैं इसमें. ये 5 डिफरेंट डोमेन्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बारे में बताएं, तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल द पॉजिटिव थिंग्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, and on that basis you may feel that you are going to be recommended. But here the thing is different. What is the different part? Even your identity is to be perceived by others but in your own word. That is the specific part of this test. आपके इस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, लिखना आप ही को है लेकिन आपका परसेप्शन जो है वो किसी और के बिहाफ में लिखा जाएगा. यू आर गोइंग टू राइट योर इन्फॉर्मेशन इन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स. सो ये आपके जो कंपोनेंट हैं इनका परसेप्शन बड़ा ज़रूरी है. जब हम लिखते हैं कभी कभी तो हमारे इन परसेप्शंस में डिससिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, या हमें लगता है कि इसको रट के चला जाए और ऐसे ही लिख दे. तो एक काम करते हैं, एक ट्रेनिंग मेथडोलॉजी में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपकी ये क्वालिटी जो है रिटेन हो जाएंगी, और आपको साइक टेस्ट के साथ साथ आपके पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास भी अगर ये क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको बिल्कुल कंफर्म आप उनको ज़रूर डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि आप ये आंसर्स को रटेंगे नहीं, आप इन आंसर्स को रिपीट करके रिटेन करेंगे. इसलिए इन बातों को हम समझेंगे थोड़ा सा. सो लेट मी डिस्क्राइब. सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ SDT. हमने एक बार साइकोलॉजी टेस्ट को समझ लेना है. साइकोलॉजी टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है. इसमें अगर हम SSB टेस्ट की बातें करें तो SSB टेस्ट में हम देखेंगे इसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्राइंगल, जिसमें कि ट्राइंगल के 3 साइड हैं, 1 2 3. एक जो है आपको मान लेते हैं GTO का टेस्ट है, दूसरा आपका जो है साइक टेस्ट है, साइकोलॉजी टेस्ट है, तीसरा आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू का टेस्ट है. तो कैंडिडेट जो है डिफरेंट टेस्ट में जा रहे हैं उसमें, और वो सेल्फ खुद ही जा रहे हैं इसमें, कोई डिफरेंट
अलग अलग कैरेक्टर्स नहीं जा रहे हैं। तो आपने जो जीटीओ को अपना इंप्रेशन दिया हुआ है, जो साइकोलॉजिस्ट को दिया हुआ है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिया हुआ है, ये क्या यूनियन में अपनी क्वालिटी को डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने साइकोलॉजिस्ट को एक ऐसा इंप्रेशन दिया है कि आप बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और आप जो है फिजिकली काफ़ी फिट हैं। कुछ स्टोरीज़ में ऐसी बता दी बात आपने, और आप जीटीओ ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड पे जाने के बाद आप जो थोड़े से रिस्क वाले टास्क हैं उनको नहीं ले रहे, उनको आप करने में हेजिटेट कर रहे हैं, आपको जो है डर लग रहा है। तो आपने जो साइकोलॉजिस्ट को परसेप्शन जो दिया है वो जीटीओ के पास वो परसेप्शन जो है एक्चुअली वेरीफाइड नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों टेस्ट जो है इस ट्राइंगल में मॉडल में देखेंगे आप, इसमें जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, पीआई, और इन तीनों का यूनियन का जो क्वालिटी है, कुछ ऐसे क्वालिटी कंपोनेंट है अगर वो प्रेजेंट है इसमें तो दूसरी जगह पर भी एक्सेप्टेड होंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स से पैटर्न है जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये मान लेना है कि हमारा टेस्ट जो है ये अलग अलग टेस्ट हो ज़रूर रहा है लेकिन हो हमारा ही रहा है, और इसलिए सभी को हमने अपने नेचुरल क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिस्ट को बताएं कि मैं ब्रेव हूँ और जीटीओ के पास जाके बताऊँ नहीं ब्रेव नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट जाता हूँ। सो दैट कॉम्पोनेंट मस्ट बी मैच्ड अप। तो वो क्वालिटी हमारी थोड़ी सी मैचअप होनी चाहिए, इस बात को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। तो इनके हम आज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आज नहीं जाने वाले। हम क्या बात करने वाले हैं आज सिर्फ साइकोलॉजी टेस्ट में। सबसे पहले हमने समझा कि साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी बैटरी ऑफ साइक है जो कि 4 टेस्ट को आपको कवर करता है। इसमें 4 टेस्ट के थ्रू आपके जो है आपकी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट किया जाएगा साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। साइकोलॉजिस्ट के साथ दूसरे और भी टेस्ट होते हैं एसएसबी में, जैसे कि जीटीओ का टेस्ट हो गया, पर्सनल इंटरव्यू का टेस्ट हो गया, जिसको हमने इस ट्राइंगल के मॉडल में पढ़ा है इसमें। तो साइकोलॉजी का टेस्ट टीएटी स्टोरी राइटिंग टेस्ट है, डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, लेकिन एसडीटी जो है ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। ये टेस्ट जो है एक बहुत ही सिंपल टेस्ट माना जाता है। इसको सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको 15 मिनट्स ग्रांट किए जाते हैं इसके लिए, 15 मिनट्स फिक्स होते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको जो है रेडीमेड दिए जाते हैं और आप इसकी तैयारी पहले भी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन है इसमें कि अगर आप 15 मिनट्स आपके पास हैं और आपने इसकी तैयारी पहले से कर ली है तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप अपने दूसरे सेगमेंट को भी इसमें कंप्लीट कर पा सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये 5 क्वेश्चंस कौन से हैं जो एसडीटी में दिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, योर ओपिनियन, पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, एंड क्वालिटी यू वांट टू इम्प्रूव और डेवलप, और व्हाट योर कोलीग टेल अबाउट यू और थिंक अबाउट यू। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चन जो है 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आपको जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा वो करना पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत सिंपल हैं कि इनकी डोमेन क्या है, कौन कौन सी क्वालिटी यहाँ पर लिखनी चाहिए, मैं इसको आपको बताऊँगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें लिखने का, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जब हम इन क्वालिटी को लिखते हैं इसमें तो ये क्वालिटी हमारी रिटेन नहीं होती। रिटेन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने कहा ये 4 टेस्ट में 1 टेस्ट ही है, साइकोलॉजी के 4 टेस्ट हैं जिसमें कि लास्ट टेस्ट कन्फर्मेटरी एसडीटी है। तो क्या आप अपनी कन्फर्मेशन को कुछ ऐसी क्वालिटी से करना चाहते हैं जिसको आपने इससे पहले डिस्क्राइब नहीं किया है? एक बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं? यानी कि आपको वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करना चाहिए यहाँ पर जिसका डिस्क्रिप्शन आपने रेस्ट ऑफ द टेस्ट में किया हुआ, यानी कि टीएटी में भी किया हुआ है, यानी कि डब्ल्यूएटी में भी किया हुआ, यानी कि एसआरटी में भी किया हुआ। तो इनका अगर आपका रिटेंशन इसमें भी आएगा ये, तो ये कन्फर्मेटरी है कि ये वो क्वालिटी है। इसको एक एग्जाम्पल से सुन लेते हैं ज़रा इसमें। सो लेट्स अज्यूम टीएटी यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट स्टोरी राइटिंग टेस्ट है। आपको जो स्टोरी दिखाई गई है आपने अपनी स्टोरीज़ में कुछ ऐसी क्वालिटी लिखी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं इसमें। मान लेते हैं इसमें आपने स्पोर्ट्समैनशिप या आपने कोऑपरेशन जैसी कोई स्टोरी लिखी है। मैंने एक ही स्टोरी लिया है ताकि हम एग्जाम्पल को कोरिलेट करें। आपने यहाँ पर कोऑपरेशन वाली बात को एक स्टोरी में लिखा हुआ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें भी एक वर्ड आया जिसमें है आपका कोऑपरेशन, ये हेल्प। तो आपने भी इसको जो है अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, आई हेल्प माई फ्रेंड्स या माई फ्रेंड्स अप्रिशिएट माई हेल्पिंग एटीट्यूड और बिहेवियर, ऐसा करके आपने इसको भी रिस्पॉन्ड किया। एसआरटी में पूछा गया आपसे कि सपोज योर फ्रेंड इज़ इन नीड ऑफ सम मनी एंड यू हैव द सेम अमाउंट, सो व्हाट यू डू, और आपने कहा कि येस आई विल हेल्प हिम, यानी कि आपने हेल्प को बताया इसमें। आप देख रहे हैं इसमें एक टेस्ट में एक क्वालिटी हेल्पफुल यानी कोऑपरेशन जो है तीनों में चल रही है। अब जब चौथी बार में आती है और आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर ओन ओपिनियन, और यहाँ पर आपने कोऑपरेशन नहीं लिखा तो आपका इससे पहले लिखा हुआ क्वालिटी कोऑपरेशन जो था वो तो डाउटेड हो गया ना इसमें, that your cooperation is a doubted part because you have already explained cooperation in rest of the test. So ये आपका retained है और आप इसको confirm करते हैं yes the quality is present in me. So इस टेस्ट को कैसे किया जाए?
मैं उसी का एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ। एक बहुत ही रेयर टेक्निक है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से समझेंगे तो आपका ये टेस्ट जो है ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको। आप इस टेस्ट को नेचुरली रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे कि बाकी टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट का मेथडोलॉजी क्या है जिसको मैंने डेवलप किया है, ये कोई बुकिश इन्फॉर्मेशन नहीं। इस टेस्ट की मेथडोलॉजी जो है ये सबसे बढ़िया होती है। इसको हम एक टेक्निक से समझे, इसका नाम है सॉर्ट टेक्निक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी कि इस टेस्ट का नेचर है क्या। सबसे पहले नेचर देख लें। एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है कि आपका सेल्फ असेसमेंट कैसा है। सो व्हाट इज़ द असेसमेंट वैल्यू ऑफ योर्स। तो आपकी असेसमेंट वैल्यू क्या है, यानी आप ही के असेसमेंट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका असेसमेंट वैल्यू का मतलब है योर सेल्फ नो मस्ट बी गुड। आपका सेल्फ नो बढ़िया होना चाहिए, और जिसका सेल्फ नो बढ़िया होगा वही डिसीजन मेक भी कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम अपने सेल्फ नो को कैसे समझे, हम अपने सेल्फ नो को कैसे समझ पाते हैं, तो एक फॉर्मूला से समझेंगे थोड़ा सा। सेल्फ नो को हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें कि आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को मिलाकर सेल्फ नो कहा जाता है। अगर ये आपका ठीक है तो फिर आप अपने डिसीजन ले पाएंगे। सेल्फ नो कुछ ऐसे कंपोनेंट से जुड़ता है जो बहुत ही क्रूशियल है आंसर्स लिखने के लिए। तो सेल्फ नो में आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए और आपकी वीकनेस भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इंडिया और चाइना का भी एक फेस ऑफ सिचुएशन चल रहा है अभी लद्दाख रीजन पर, या डोकलाम में भी मान सकते हैं, या टोटल आपका इंटरनेशनल बाउंड्री पे मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसमें कि अगर हम चाइना से हम फाइट करना चाहते हैं या सिचुएशन ऐसी आती है हमें, तो हम लड़ाई करेंगे, ये सोचना वन पॉइंट है। लेकिन हमारी कैपेसिटी है कि नहीं लड़ाई करेंगे, ये सोचना एक दूसरी बात है। तो कैपेसिटी किस में, जब आपकी सेल्फ नो बढ़िया होगी। तो इंडिया आज के दिन में कह रहा है यस वी कैन। इसका मतलब ये है कि उसकी सेल्फ प्रिपरेशन पूरी है। तो सेल्फ नो का मतलब होता है कि आपका सेल्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही पता है आपको, और उसके बाद डिसीजन ले पाएंगे आप। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ असेसमेंट की ही बात हो रही है। तो सेल्फ असेसमेंट इन सारे क्वेश्चंस के एक सिर्फ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले क्या समझना है कि मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और मेरे स्ट्रेंथ से कौन सी अपॉर्चुनिटी निकलेगी, और जो थ्रेट होगा यानी वीकनेस जो होगा उससे मेरी कौन सी समस्या आएगी। इसी के बारे में बात करेंगे। पांचों क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इनके समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इस फॉर्म को छोड़कर आ जाते हैं यहाँ पर। इस फॉर्म को हम लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, आप इजीली कर पाएंगे इसको। ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक टेक्निक से। आप देखेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा इस टेक्निक को। इसमें तो सॉर्ट का फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मैं एक जगह पर स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ और स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस है इसमें और अपॉर्चुनिटी है, और जो आपकी जो थ्रेट है वो उसको मैं समझाऊंगा लास्ट। इसलिए पेशेंस के साथ सुनिएगा। इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे तो शायद कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ में हमें कौन कौन सी चीज़ों को मान लेना चाहिए। देखिए, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ योर्स। आंसर राइटिंग पार्ट डिफरेंट है, आपकी अपनी तैयारी। सबसे पहले सेल्फ को डेवलप करिए। सेल्फ को डेवलप करेंगे तो ये आंसर्स अपने आप ही नेचुरल आएंगे। तो सेल्फ में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि होने चाहिए, यू मस्ट हैव, यू शुड हैव, या होने ही चाहिए आपको। तो हम ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिनका सेल्फ होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्वालिटीज़ लिखी है और इनका इसका बिहेव फॉर्म लिखा है। यानी कि आपका कौन कौन सा क्वालिटी आपके अंदर सेल्फ में होता है। जनरली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका परसेप्शन जो होता है, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनेस्टी, honesty doesn't mean that you are honest for others, it means you are honest for yourself. Whatsoever the commitment you commit for yourself, आपने जो भी कमिटमेंट की है अपने लिए, किसी के लिए भी की है, लेकिन वो कमिटमेंट आपने की है, तो आप इस सेल्फ को, यानी कि आप अपने ऑनेस्टी को, सेल्फ ऑनेस्टी को जो है पूरी तरह से वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए कमिटेड रहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी और ट्रस्ट वर्दीनेस जो है, ये दोनों ही क्वालिटी जो है सबसे इनिशियल और सबसे प्राइमरी क्वालिटीज़ में से एक मानी जाती है। तो एक काम करते हैं, अगर ये स्ट्रेंथ है आपकी तो इससे बिहेव फॉर्म क्या जाएगा। अगर ये आपकी क्वालिटी है तो इसका बिहेव फॉर्म क्या जाएगा। तो बिहेव फॉर्म आपकी बॉन्डिंग किसी से भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी के साथ दूसरे की बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो आप इनमें लिखते समय ये ऑनेस्टी, ट्रस्ट वर्दीनेस लिखने के लिए जगह पर आप अपनी बॉन्डिंग के बारे में कुछ बात करें, क्योंकि ये इसका बिहेव फॉर्म है। ये क्वालिटी है, ये इसका बिहेव फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज़ अ क्वालिटी। तो एक गुड कैंडिडेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होगा तो उसका बिहेव फॉर्म कैसे में चेंज हो जाएगा, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होगा और क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ होगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट
इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आप अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी एबिलिटी के आधार पर आप जो है अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से कैपेबल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कौन सा बिहेव फॉर्म को स्टिमुलेट करता है इसमें, तो ये है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लियर ऑब्जेक्टिव। व्हेन यू टॉक अबाउट योर गोल, आई कैन पास माई एनडी एग्जामिनेशन, इट मीन्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। वाई सो? बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। सो हाउ कुड यू से इट इज़ क्लियर? बिकॉज आपने जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसी के आधार पर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। देखिए, एक लड़के, बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक कहता है कि मैं आईएएस पास करूंगा, एक कहता है मैं एनडीए पास करूंगा, एक कहता है मैं रेलवे का एग्जाम पास करूंगा। तीनों में तो कॉन्फिडेंस है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी एबिलिटी पर बनता है इसमें। तो आपकी एबिलिटी जो है आपके ऑब्जेक्टिव के साथ बना हुआ है, यानी कि क्लियर ऑब्जेक्टिव है, उसीलिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तो यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव को, तो आप इनमें सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह पर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो ये बिहेव फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज अ क्वालिटी, इसकी जगह पर आप सेल्फ डिसिप्लिन करके कुछ बात लिखें। यू मस्ट बी डिसिप्लिन फॉर योर ओन प्रोमिसेस एंड फॉर योर ओन वर्क दैट यू कमिट, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज़ वन ऑफ द की क्वालिटी, सिलेक्शन का एक की क्वालिटी है इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीधे लिखेंगे तो फिर तो ये क्वालिटी हो जाएगी। तो इसकी जगह लिखें डिसीजन मेकिंग इन एडवर्स सिचुएशन। कुछ ऐसी बातें लिखें जिसमें कि डिसीजन मेक करते हैं एडवर्स सिचुएशन पर। ऐसा कैसे हो सकता है एडवर्स सिचुएशन पर डिसीजन मेकिंग करना? जैसे कि मान लीजिए कि फायर सिचुएशन दिया हुआ है और आपने पेशेंटली इसको बहुत ही कूल एंड काम तरीके से सॉल्व किया। कैसे कूल एंड काम कर सकते हैं? फायर में एक आदमी ने पानी डालना शुरू किया और एक आदमी ने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक को ऑफ करना है, जो भी उनका पावर पॉइंट है उसको ऑफ करना है इसमें, और वाटर का यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पर आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। तो ये सोचने का काम फायर के समय वही कर सकता है जिसमें कि इस तरह से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है। नहीं तो हरीनेस में तो कोई भी आदमी पानी डालने का काम करेगा ना इसमें। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि डिसीजन मेकिंग इन एडवर्स इज़ द ओनली क्वालिटी। डिसीजन सभी लेते हैं, एडवर्सिटी में जो है वही आपकी क्वालिटी कॉम्पोनेंट। हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटी, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है केयर फॉर अदर्स। तो यहाँ पर एम्पैथी लिखने की जगह पर आप केयरिंग और सेंसिटिव जैसे वर्ड के साथ सेंटेंस बनाएं, वो आपका बिहेव फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका एडॉप्टिव, इट इज़ अ क्वालिटी। एडॉप्टिव की जगह पर अगर कोई एडॉप्टिव होगा तो जाहिर से बात है वो एडजस्टेबल भी होगा, यानी एडजस्टेबल इज द बिहेव फॉर्म ऑफ एडॉप्टिव। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर इज अ क्वालिटी, यू आर एडवेंचरस। तो एडवेंचरस को हमें फन लविंग के साथ भी लिख सकते हैं। क्या फन लविंग है, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिसमें कि आपको फन नज़र आता है, इसमें स्पोर्ट्समैनशिप में भी आ सकते हैं आप, इसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आ सकते हैं। तो फन लविंग एडवेंचर के साथ भी कोरिलेट करता है। नेक्स्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ड वर्किंग, तो इसकी जगह पर डेलिजेंट और गोल ओरिएंटेड जैसे वर्ड को भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन। कोऑपरेशन की जगह पर फ्रेंडली जैसा भी वर्ड लिख सकते हैं। तो मैंने आपको जो भी वर्ड दिए हैं जो आपके स्ट्रेंथ होने चाहिए, इन वर्ड को आप जो है ये 2-3 अलग अलग फॉर्मेट में इनको तैयार करें, उनको बिहेव फॉर्म में करें। कोई भी वर्ड जो है उनके साथ 1-2 सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस करें। वहाँ तक अभी नहीं पहुँचना है, सीधे वहाँ पर सेंटेंस लिखना शुरू नहीं करना है, अभी हम लास्ट में जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ हमें पता चल गई, और अगर ये स्ट्रेंथ है तो इससे अपॉर्चुनिटी क्या होगी वो भी पता चल गई। इट मीन्स दैट इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, इट मीन्स दैट यू कैन कीप गुड बॉन्डिंग विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर नेबर्स, विद द सराउंडिंग्स। तो ये यानी इसकी अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेंथ है तो इसकी अपॉर्चुनिटी है, जो कि इसका बिहेव फॉर्म आ रहा है आपका। तो बिहेव फॉर्म जहाँ पर ज़्यादा एक्सेप्टेड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीकनेसेस पर, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग, आपका सेल्फ नो जो है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर बनता है। देन व्हाट शुड बी द वीकनेसेस। वीकनेसेस लिखते समय बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है हमारे पास इसमें कि वीकनेस में हमें लिखना क्या चाहिए। व्हाट शुड बी द आइडल या रोल मॉडल आंसर फॉर वीकनेसेस। तो इस वीकनेसेस के सेगमेंट में सबसे पहले एक बात को समझ लें, तब आपको समझ में आ जाएगा। वीकनेसेस के पार्ट को हम थ्रेट के साथ भी जोड़ेंगे, थ्रेट से जोड़ेंगे। आप कोई ऐसी कमी मत लिखिए जिसको सुधारी नहीं जा सकती। आप ऐसी कमी लिखिए जिसको सुधारी जा सकती है, और वो आपकी ऑब्स्टिकल होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सारे सेक्शन जो है स्टोरी राइटिंग टेस्ट में भी डिस्क्राइब किया जाता है। एक वर्ड है जिसका नाम है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है एक एवरेज रैंकिंग से ज़्यादा आप जो है प्रॉब्लमेटिक जोन पर हैं, आप ज़्यादा जो है प्रेशर जोन पर हैं, डिप्रेस जोन पर हैं, आपका जो है माइंडसेट जो है ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर वीकनेसेस के पार्ट में इस बात का सजेशन रहता है आपको ये कि नेवर राइट टू मेनी लॉन्ग स्पोरिफिक वीकनेसेस।
वीकनेसेस जब भी सोचें तो दैट मस्ट बी द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा होती है, बाधा दूर करने के लिए होती है। बाधा का मतलब क्या है? दूर करना। बाधा रेस होते हैं जिसको हम ऑब्स्टिकल को क्लियर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। तो समस्या आपको रोक भी देती है। तो हमें समस्या नहीं लिखना, समस्या का मतलब है रुक जाना। हमें बाधाएं लिखनी है कि कौन कौन सी इसकी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। तो ऑब्स्टिकल को हम ओवरकम करते हैं, और जो बाधा आ रही है तो बाधा वर्ड को अवॉइड करेंगे। इसमें बाधा जो है एक नेगेटिव वर्ड है जो कि न्यूरोटिसिज्म से जुड़ता है, यानी कि आप नेगेटिव परसीव में जा रहे हैं इसमें। तो हमें कौन कौन सी अपनी नेगेटिव चीज़ों को लिखना है, या जिसको हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल को लिखना है, उसके ऊपर कुछ सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसी चीज़ें जिसको हम सुधार सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस पर सुधार सकते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन। जनरली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं माई पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट गुड, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट गुड। लेकिन आप एक थोड़ा सा एक बात देखिएगा इसमें, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, सही बात है, लेकिन अभी तक आप क्या कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। सो व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन ऑन दिस? सो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दिस व्हाट्सएवर द ऑब्स्टिकल यू आर गोइंग टू राइट? तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट में भी आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्स्टिकल है जिसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। सो you feel very bored to write a very long letter or something like that. You do not write much, and so that you feel that my writing or written communication is a very problematic part. Even I can speak to anyone else, but it is whenever it comes to write something, so it becomes a problem for me. तो आप जो है ये रिटन वाले पार्ट को भी एक मान सकते हैं, क्योंकि आप जो है इसको प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्रॉब्लम है। तो आप इसको ऑब्स्टिकल मान सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन भी जो है आप इसको एक प्रॉब्लम मान सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर वोकेबुलरी। जनरली हमारे पास पुअर वोकेबुलरी होता है, जिसके कारण हम सेंटेंस को बहुत ही इम्प्रेसिव एम्फेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो सकता है। लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस पर, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग पर, गुड वर्ड्स को कलेक्ट करके, रेगुलर प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स इन जीडी, लेक्चरेट, डिस्कशन, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपने वीकनेसेस में, टाइम फॉर फैमिली एज यू आर ए स्टूडेंट, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो दैट यू हैव लेस टाइम टू शेयर विथ योर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं इसमें कि हम अपने वीकनेसेस को बताएं, सो डू नॉट राइट एनी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स और वीकनेस क्या है? वीकनेस प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल जिसको हम दूर करते हैं और बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो कि दूर नहीं कर सकते हैं, जो कि बना हुआ है। जैसे कि एक प्रॉब्लम की बात करते हैं इसमें मैं काफ़ी पेसिमिस्ट हूँ और मैं अच्छा नहीं सोच सकता हूँ, तो पेसिमिस्ट होना आपकी एक प्रॉब्लम है और ये दूर नहीं होगी। जैसे कि मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, सो इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट दैट इट मीन्स नोबडी इज़ गोइंग टू चेंज योर आइडियोलॉजी। सो ऐसी कुछ बात नहीं बताना है आपको जिसमें कि आप इसको चेंज नहीं कर पाएँ। ओनली यूल हैव टू टॉक अबाउट द लाइट वीकनेसेस ऑफ योर्स। तो हमें इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। दोबारा एक बार समझ लेंगे, हमें इस क्वेश्चन की तैयारी से पहले अपने आप को ऐसे तैयार करना है, क्योंकि ये सारे बेस के साथ मैच करेगा आपका ये। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को जानेंगे, इसमें स्ट्रेंथ में कौन कौन से पार्ट को जानेंगे। इसमें जो चार्ट है आपका, स्ट्रेंथ में ये क्वालिटी है, इसका हमने बिहेव फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी ये क्वालिटी इस अपॉर्चुनिटी को जनरेट करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं, तो आपकी गुड बॉन्डिंग विद अदर सराउंडिंग्स के साथ होती है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जो वीकनेसेस हैं, ये वीकनेसेस का कोई थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि वीकनेसेस में ध्यान रखना हमें कि वो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ये थोड़े से ऑब्स्टिकल में बाधाएं हैं जिसको आप दूर करेंगे। तो वीकनेसेस को भी जानना आपकी ज़रूरत है। अच्छा, मान लेते हैं कि दो अलग अलग जो है कंट्री आपस में फाइट कर रहे हैं, तो कंट्री को फाइट करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या इतनी एम्यूनेशन है, मेरे पास इतना पावर है कि मैं उससे लड़ पाऊंगा। तो वो कहेगा मैं तो कुछ भी हो जाए लड़ जाऊंगा, तो लड़ेगा। अगर उसको वीकनेसेस नहीं पता होगी तो फिर तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो आपका स्ट्रेंथ तो आपको पता होना ही चाहिए, वीकनेस भी आपकी पता होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आई डू नॉट हैव एनी वीकनेसेस, और वीकनेसेस शुड नॉट बी रिटन। वीकनेसेस आपको एक बहुत ही नेचुरल क्वालिटी कंपोनेंट के साथ एसोसिएट करता है। सो माई एडवाइस इज टू राइट सम लाइट टाइप ऑफ वीकनेसेस, and weaknesses must be the obstacle part, it should not be the problem part. obstacle जिसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन रोल पर, जो कि स्टूडेंट जनरली सुनना चाहते हैं। अरे मेरा कुछ ऐसा चीज़ बता दो, आराम से लिख लेते हैं। मैं आपको श्योर एंड सर्टन बता रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिसमें कि ये सारे आंसर्स बहुत बेटर तरीके से लिखे हुए हैं। लेकिन अभी आप जो लिखने वाले हैं, इसके बेसिस पर मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसे आंसर्स आपने कम सुने होंगे, और ट्राई करिएगा और फिर उसको चेक कराना है।
आप देखेंगे इसमें कि आंसर्स इसमें आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं इसमें तो आपकी पूरी साइकोलॉजी जो है बहुत ही बढ़िया एक एवरेज बॉन्डिंग में चली जाएगी। डू नॉट फील दैट यू आर गोइंग टू राइट द बेस्ट आंसर, ऑलवेज फील दैट यू शुड राइट द नेचुरल आंसर। तो नेचुरल कैसे बने, नेचुरल नहीं है तो कैसे बने, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट को अपने पास रखें, रिपीट करते रहें और रिपीटेशन से रिटेन्ड हो जाएंगी क्वालिटी, और फिर बाद में रेगुलर प्रैक्टिस से आपके आंसर्स बन जाएंगे। अब हम आते हैं ये 5 क्वेश्चन जिसको हमें डिलीवर करना है हमारे साइकोलॉजी टेस्ट में। टाइम है 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स। इट मीन्स दैट पर क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 3 मिनट्स 3 मिनट में क्वेश्चंस लिखने हैं और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। द आंसर मस्ट बी रिटन इन पैराग्राफ एंड नॉट बी इन द पॉइंट्स। पॉइंट्स में नहीं लिखना, पैराग्राफ में लिखना। तो हमें पॉइंट्स में आंसर्स कैसे लिखें जिसमें कि हमारे अपने आंसर्स जो हैं बहुत अच्छे लॉजिकल हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने ओपिनियन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करें। लिसन, द क्वालिटी ऑफ आंसर, द वर्ड और द क्वालिटी दैट यू मेंशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, रेदर हाउ मच इट इज़ नेचुरल एंड मैचिंग कॉम्पोनेंट विथ योर्स, इट मैटर्स। आप बहुत अच्छा आंसर लिखें, ये ज़रूरी नहीं है कि अप्रूवल में जाए, लेकिन एक एवरेज आंसर जो आपके पहले की चीज़ों के साथ मैच हो जाए, ये बहुत बढ़िया आंसर माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, नेवर कॉपी एनीबडी एल्स। योर पर्सनैलिटी इज़ यूनिक, यू कांट बी कॉपीड, इट कांट बी कॉपीड विथ एनीबडी एल्स। एक बात बताइए, आर्म फोर्सेस में जितने भी ऑफिसर्स हैं एक जैसे होते हैं क्या, एक जैसे डिसीजन लेते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो आपका कॉम्पोनेंट कभी किसी चीज़ में ज़्यादा है, किसी का कॉम्पोनेंट किसी चीज़ में ज़्यादा है। लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल एंड कंपेयर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द न्यूली रिक्रूटेड आर्म फोर्सेज ऑफिसर। एक लेफ्टिनेंट को ले लेते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ले लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्वालिटी लेते हैं जिसका नाम है इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ले लेते हैं इसमें, या एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो हम, आपको क्या लगता है इसमें कि डिसीजन मेकिंग स्किल जो होगा एक न्यू ऑफिसर में ज़्यादा होगा कि एक जर्नल में ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली इसके लिए जर्नल के पास ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस अगर कंपोनेंट की तुलना करें तो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर में होगा कि जर्नल में होगा? तो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर में होगा। तो क्वालिटी कंपोनेंट कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हमेशा आपकी नीड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आप जैसे नीड में हो, आपका क्वालिटी कंपोनेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें, हम इस नीड को कैसे बनाएं ये ज़्यादा ज़रूरी। तो इस नीड को बनाने के लिए हमें अपने आप को इस तरह से चेंज करना है पहले। तो अगर चेंज कर लिया हमने तब ये आंसर्स आ जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इसमें, ये 5 क्वेश्चंस के कुछ डोमेन है, अलग अलग क्वेश्चंस के डोमेन है, नहीं रिक्वायर्ड पार्ट है जहाँ पर जो चीज़ के साथ जुड़ती है। यानी कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन ओपिनियन, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, then certain things are required to explain in this category. Suppose you are going to talk about health, physique. So when you talk about yourself, the first and primary thing that comes in your brain is your health. You enjoy very good health. It means that you know about yourself. आप अपने बारे में जो बात कर रहे हैं वो दूसरा कोई और नहीं जानता। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, देन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बता रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ योर ओन कॉम्पोनेंट, ये दूसरे के साथ नहीं जुड़ता। नोबडी कैन टेक गारंटी ऑफ योर ओन कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस की दूसरी गारंटी नहीं ले सकता, इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। देन योर डिटर्मिनेशन, इफ यू आर डिटर्मिन, then you can say that you are a determined boy, or what kind of quality you have. You can talk about your hard working or diligent. So these are the various domains. So when you talk about yourself, then what are the domains that comes under the particular caption? It is very important. तो जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं? अपने हेल्थ प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं, फिजिक के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर इट इज़ गोइंग टू बी वेरीफाइड बाय द इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स टू। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ अपनी बातें कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। ध्यान रखेंगे जब ये बातें कर रहे हैं तो ये सीधे क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लिखने की जगह पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव, ऐसे वर्ड के बारे में ज़्यादा बात करें। डू नॉट राइट द क्वालिटी डायरेक्टली, ट्राई टू राइट द बिहेव फॉर्म। यहाँ पर हमने यही बात की है, ये क्वालिटीज़ हैं, ये इसका बिहेव फॉर्म है, इसको यहाँ पर ऐसे बात करें। तो इस तरह से डिटर्मिनेशन सेक्शन होगा, हार्ड वर्किंग एंड डिलिजेंट। इस तरह से ये क्वालिटीज़ जो है कुछ डोमेन की डिमांड करती हैं। अगर इस डोमेन के बिहाफ में अपने आंसर्स को लिखेंगे आप ये, तो ये ज़्यादा वर्केबल होगा और एक नेचुरल आंसर्स को बना पाएंगे। आ जाते हैं पेरेंट्स ओपिनियन।
व्हेन यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, तो व्हाट आर द डोमेन ऑफ पेरेंट्स ओपिनियन? पेरेंट्स ओपिनियन में कौन कौन से डोमेन है जो उसको कवर करते हैं? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेरेंट्स के साथ जो है आपका, दैट इज ओबीडियंस, यानी कि आज्ञाकारी। आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, यू आर ओबीडियंट। तो ओबीडियंस इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी और द बिहेवियर फॉर्म दैट योर पेरेंट्स परसीव इन यू। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी की क्वालिटी दैट पेरेंट्स परसीव्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? सो हाउ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिबलिंग्स, so how you take responsibility of your household small activities and etc. So when you talk about your parents, then empathy means care for others. So how do you care for your family members? So that empathy is the quality also comes in your parents opinion. Next, so there are certain qualities which can come in different word also, because actually your opinion is it is very obvious that what you perceive about yourself, so chances are more that others may perceive the same thing in you. Let me give you one example. अगर हम महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लें और वो कहें कि मैं जो है काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन हूँ, तो उनके पेरेंट्स भी उनको डिटरमिन कहेंगे, तो इसमें कोई गलती नहीं है इसमें। तो आपका कुछ क्वालिटी अगर दूसरे में ओवरलैप हो रहा है ना, तो नेवर फील दैट ये तो क्वालिटी रिपीट हो रहा है। सो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका कोई की क्वालिटी होगा ना, तो हर जगह दिखेगा। सपोज यू आर इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट इज टू बी परसीव्ड बाय यू ऑल्सो, योर पेरेंट्स ऑल्सो, योर टीचर्स ऑल्सो, योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी जगह लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेरेंट्स ओपिनियन में, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओबीडियंस है, एम्पैथी है, और उसके साथ आपका जो है एडॉप्टिबिलिटी है, यानी कि यू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सपोज कि आपके पेरेंट्स ने जो है कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ कम है, तो आपने जो है अपने आप को चेंज करके जो है उसको शेयर भी कर लिया इसमें। अलग जगह पर गए तो अलग जगह पर पेरेंट्स की पोस्टिंग होती है इसमें, तो आप जो है एडॉप्टिव है, ये नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो वहीं रहूँगा इसमें। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर easily observed by parents also. So let us talk about teachers opinion. So when you start to talk about teachers, तो टीचर्स की बॉन्डिंग आपसे शुरू कौन सी होती है? देखिए हम क्या लिख रहे हैं, डोमेन लिख रहे हैं। अलग अलग हेडिंग्स में कौन कौन से डोमेन आते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ उसी के साथ एसोसिएटेड है, हम उसी की बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रायर क्वालिटी इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द की क्वालिटी, सो एक्चुअली विच इज एसोसिएटेड विद टीचर्स। आप कभी टीचर के साथ पहली क्वालिटी फ्रेंडली नहीं कह सकते, माई टीचर इज़ वेरी फ्रेंडली टू मी, ओके दैट इज़ वेरी ट्रू, बट एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग टीचर मेक्स विथ हिज स्टूडेंट, सो दैट इज इंटेलिजेंस, बिकॉज द कनेक्टिविटी बिटवीन ए स्टूडेंट एंड ए टीचर इज विद द ब्रिज ऑफ इंटेलिजेंस ओनली। तो इंटेलिजेंस यहाँ पर की क्वालिटी है यहाँ पर, तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। इन द आइज ऑफ टीचर ही इज़ इंटेलिजेंट, ऐसा करके कुछ वर्ड यूज़ करें हम इसमें। इंटेलिजेंस के बाद जो है हम और कौन सी क्वालिटी जो कि टीचर के साथ एसोसिएटेड है, नेक्स्ट है आपका, हम इसमें कह सकते हैं आपका लीडरशिप। लीडरशिप कैसे होगा आपका? लीडरशिप ऐसा होगा, एक्चुअली योर टीचर्स अपॉइंट यू एज अ मॉनिटर, क्लास प्रीफेक्ट, हाउस कैप्टन एंड ETC. So the certain activities, certain charges are given by your teachers only, so leadership is a kind of quality which is generally perceived by your टीचर्स। ये लीडरशिप तो फ्रेंड्स भी परसीव करेगा, लेकिन टीचर्स के द्वारा सबसे पहले परसीव किया जाता है इसमें अर्ली डेज से ही, क्योंकि हमें पता है कि मॉनिटर्स हमें बनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स से पूछ कर नहीं बनाते हैं, वो देखते हैं कि इसमें लीडरशिप है। तो ये लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी जिसको हम टीचर्स के साथ पहले एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ओबीडियंस भी आ सकता है और डिसिप्लिन भी आ सकता है। डिसिप्लिन भी होते हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर आपके डिसिप्लिन बॉन्डिंग को भी देखता है इसमें। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्किंग भी देखता है, हार्ड वर्किंग और डेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबिलिटी भी देखता है ये, यू आर एडजस्टिव और नॉट। एडजस्टिव का मतलब होता है आप क्लास में जाकर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्टिव है कि नहीं। कैसे पता चलता है इसमें कि सपोज यू हैव मेनी फ्रेंड्स, इट मीन दैट यू आर मोर एडजस्टिव। सपोज यू हैव लेस फ्रेंड्स और 1 or 2 फ्रेंड्स ओनली और नन, इट मीन्स यू आर लेस एडॉप्टिव। तो ये टीचर्स के परसेप्शन में जाते हैं ये। सो दीज आर द डोमेन ऑफ टीचर्स। यहाँ पर टीचर्स आपके डोमेन को देखते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंट तो आप देखेंगे ना अपने लिए। तो ये अलग अलग डोमेन है जहाँ पर अपने अपने सेक्शंस पे लोग देख रहे हैं। इन्हीं को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स में। जब फ्रेंड्स में आते हैं तो हमारी फ्रेंड्स की बॉन्डिंग शुरू कैसे होती है?
So the prior quality which is required to make friend is cooperation. कॉपरेशन जो है सबसे पहला आपका बॉन्डिंग होता है, उसके साथ फन लविंग हो गया आपका, फन लविंग के साथ एडवेंचरस भी कह सकते हैं, फन लविंग के साथ एडवेंचर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका हो गया स्पोर्ट्समैनशिप हो गया आपका, स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स दैट यू प्ले स्पोर्ट्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स। तो आपका फ्रेंड्स जो है इसके साथ स्पोर्ट्समैनशिप के साथ भी एसोसिएटेड रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स के साथ जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आप इसको अपना एक मिरर मान सकते हैं इसमें, कि आप जो है अपने फ्रेंड्स जो भी बनाते हैं वो उसमें आपका टेस्ट होता है इसमें, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स का भी टेक्सचर रख सकते हैं। जनरली आप जो है मान लेते हैं आप इंटेलिजेंट हैं और आपके फ्रेंड्स डल हैं, तो ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी होता है इसमें। सो व्हाट आर द क्वालिटी दैट यू परसीव इन योर फ्रेंड्स, सो ऑन विच बेसिस यू मेक योर फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बनाते हैं, तो क्वालिटी की कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं इसमें। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जनरली अपने बराबर या इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ ही फ्रेंडशिप करना पसंद करेगा। तो ऐसे समय में आप ऐसे क्वालिटीज़ को, की क्वालिटीज़ को आप अगर बराबर रख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें आपको जो है आराम से आंसर्स को लिखने चाहिए। तो हमने फ्रेंड्स की कॉपरेशन को देखा है, फन लविंग को देखा है, एडवेंचरस को देखा है, स्पोर्ट्समैनशिप को देखा है इसमें। नेक्स्ट रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग हो सकता है, करेज हो सकता है, ऐसी क्वालिटीज़ आपके फ्रेंड के साथ एसोसिएट होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू वांट टू इम्प्रूव। ये वाला सेगमेंट जो है यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें ये आपका ऑब्स्टिकल होना चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी द क्वालिटी। यहाँ पर हमने बात किया था व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ योर्स, ये वीकनेसेस जो है आपके ऑब्स्टिकल होने चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम यानी आपकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी बात होनी चाहिए जिसको कि आराम से आप दूर कर सकें। एक एग्जाम्पल लेंगे इसमें, सपोज you are preparing for competitive examination so that you don't have sufficient time to spend with your parents, so you can say that I want to spend more time with my parents as I have less time after my studies। ऐसी कुछ बातों को लिखें। आंसर्स को हमेशा ही पैराग्राफ में लिखें, इसको कभी भी पॉइंट में नहीं लिखें। इससे क्या होगा, आपके आंसर्स नेचुरल हो जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर्स में आपके नेचुरल कॉम्पोनेंट आएंगे। कभी भी इधर ही से आंसर को रटिएगा नहीं, क्योंकि आंसर्स का ओरिजिन जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स दैट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ जो है हम आने वाले वीडियोस में एसएसबी में कौन कौन सी क्वालिटी के डिस्क्रिप्शन पर एक एक स्टोरी बना सकते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई रिस्क जैसी स्टोरी दिखी तो हमें कौन कौन सी क्वालिटी उसके साथ लिख देनी चाहिए जिससे कि वो स्टोरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उन क्वालिटी के बिना वो एक्शन को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी चीज़ों को आपने समझ लिया तो आपकी स्टोरी में नेचुरल पार्ट ज़्यादा आ जाएंगे। कुछ ऐसी बातों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। इसमें आप जो है जो भी वीडियोस में आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप उसको सजेशन करें, सजेशन दें इसमें। एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ try to share it and motivate others to subscribe it so that many of the candidates may get the benefit. So whatsoever the ideology of ours, thank you.